नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कातिल रात की कातिल हसीना का पार्ट 19वां। अब आगे। तुम इसे संभालो, मैं देखती हूँ कौन है। ये बोलकर रागिनी उस आवाज़ की दिशा में बढ़ गई। कोई 20 कदम की दूरी पर ही अभी से लिपटी हुई चारू और उसके साथ खड़ा हुआ खबरी दोनों ही उसे नज़र आ गए। तुम दोनों यहाँ क्यों आ गए? रागिनी अब दौड़कर उनके पास पहुँच चुकी थी। वहाँ 2 बदमाश आ गए थे जो शायद चारू को ले जाने के लिए आए थे। मैं उन दोनों को बेहोश करके चारू के साथ केबिन से बाहर निकला ही था कि मुझे गोली चलने की आवाज़ आई। मैंने समझा कि तुम लोग किसी खतरे में ना हो, तो गोली की आवाज़ की दिशा में तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गया। यहाँ ये इस हालत में पड़ा मिला। खबरी ने एक ही सांस में सब बयान कर दिया। ये पारुल को धक्का देकर भाग रहा था, इसे मैंने ही गोली मारी है। रागिनी ने अभी इतना बोला ही था कि चारू किसी भूखी शेरनी की तरह से खड़ी होकर रागिनी पर झपट पड़ी। तुमने मेरे अभी को गोली क्यों मारी? बता, उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? चारू ऐसे बर्ताव कर रही थी मानो उसे कोई हिस्टीरिया का दौरा पड़ गया हो। होश में आ नादान लड़की, ये बंदा तुम्हारे किडनैपरों के साथ मिला हुआ है। इस वक्त इन लोगों का पूरा गैंग है इस जहाज़ पर। रागिनी ने एक झटके से उसे अपने से दूर धकेलते हुए बोला। नहीं, ये बेकसूर है, इसे तुमने बेवजह गोली मार दी। ये बोलकर चारू फपक कर रो पड़ी। रो मत, ये मरा नहीं है, गोली इसके पाँव पर लगी है। साफ साफ बताओ, बात क्या है? अगर ये बेकसूर है तो फिर ये उन किडनैपर का साथ क्यों दे रहा था? रागिनी का दिमाग भी अब घूम चुका था। ये और गुल मेरे किडनैप का नाटक कर रहे थे। बस मुझे अपने पापा को कुछ पैसे ऐंठने थे। वो मेरे ही पैसों पर सांप की तरह से कुंडली मारकर बैठे हैं। चारू ने ये बोलकर तो वहाँ धमाका ही कर दिया था। लेकिन अगर ये सब नाटक था तो इन लोगों के पास इतने हथियारबंद लोग क्यों हैं? एक लड़की मारी जा चुकी है, ये कैसा नाटक है? रागिनी ने संशय भरी नज़रों से चारू को देखा। कौन मारी जा चुकी है? इस बार चौंकने की बारी चारू की थी। सेलिना मर गई है, तभी अभी ने अपनी दर्द में डूबी आवाज़ से बोला। और वो इसी की गोली से मरी है। अगर वे सब नाटक था तो बताओ कि इसके पास पिस्टल क्या कर रही थी और इसने गोली क्यों चलाई, जिसकी चपेट में वो सेलिना नाम की लड़की आ गई। रागिनी एक के बाद एक सवाल दागे जा रही थी। ये सब क्या है? अभी तुमने तो कहा था बस गोवा पहुंचकर पापा से कुछ पैसे लेकर ये नाटक खत्म कर देंगे। चारू ने सवालिया निगाहों से अभी की ओर देखा। तुम सच में किडनैप हो चारू? इस अभी ने तुम्हें किसी और के हवाले करने का सौदा किया हुआ है। बस तुम मुंबई में कोई हंगामा ना करो, इसलिए तुम्हें बस किडनैपिंग के नाटक के नाम पर फुसलाया गया था। गुल ने रहस्य पर से पर्दा हटाते हुए कहा। उस अंधेरे में चारू के चेहरे के उतार चढ़ाव तो किसी को भी नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी की पसलियों पर पड़ी चारू की पाँव की ठोकर की आवाज़ जरूर सभी के कानों में पड़ी थी। बताओ साले नशेड़ी, किसके साथ मेरा सौदा किया है तुमने? चारू ठोकर मारने के बाद चिल्ला पड़ी थी, लेकिन अभी के जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई थी। वो निस्तेज पड़ा था। बोल साले, अब बोलता क्यों नहीं? चारू ने गुस्से में उसे के जिस्म में 2-4 ठोकर और जमा दी थी। ये अभी कुछ नहीं बोलेगा, शायद ज़्यादा खून बहने की वजह से बेहोश हो गया है। हमें अब सबसे पहले गुरु को ढूंढना चाहिए। रागिनी ने अभी के निस्तेज पड़े जिस्म को देखते हुए बोला। रागिनी के बोलते ही पारुल अभी के हाथ की नब्ज टटोलने लगी थी। ये बेहोश है, क्रूज़ की टीम में कोई डॉक्टर तो ज़रूर होगा, वो इसे होश में ला सकता है। इसके होश में आने के बाद ही हमें ये सारा गोरखा धंधा समझ में आएगा। पारुल ने रागिनी की तरफ देखकर बोला। ये बसंती किस दिन काम आएगी? ये भी तो उन लोगों के साथ ही मिली हुई है। रागिनी ने अपनी पिस्टल की नाल को गुल की गुलाबी गालों पर घुमाते हुए बोला। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो जो कर रही थी वो सब अभी के कहने पर कर रही थी। गोवा में किसके पास चारू को पहुंचाना था, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। गुल ने घबराए हुए स्वर में बोला। पहले इसे तो होश में लाओ।
इस साले को मैं होश में लाकर जिंदा ही समुद्र में फेंक दूंगी। चारू ने झल्लाए हुए स्वर में बोला। पारुल, तुम देखो कि इस क्रूज पर डॉक्टर कहाँ मिलेगा। इसे होश में लाना ज़रूरी है। रागिनी ने पारुल को बोला। मेरे ख्याल से हमें गुरु को पहले ढूंढना चाहिए। इससे अभी यहीं बेहोश पड़ा रहने दो। पारुल ने गुरु के प्रति अपनी चिंता जताते हुए कहा। लेकिन इससे भी तो यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। चारू की बात सुनते ही रागिनी का दिमाग भन्ना गया था। तेरी इस नौटंकी की वजह से ही एक लड़की मारी जा चुकी है और ये इस हाल में पहुंचा है और हमारे गुरु गायब हैं। अब अपनी जुबान को बंद रख वरना अगली गोली तुझे मारूंगी। मुझे तो सब तेरा ही रचाया हुआ खेल लग रहा है, रागिनी ने चारू को धमकाते हुए कहा। रागिनी को इस तरह से गुस्से में देखकर चारू एक बारगी से तो सहम ही गई थी। उसने अब चुप रहने में ही भलाई समझी। तुम दोनों इसको होश में लाने का प्रबंध करो, मैं गुल और चारू के साथ गुरु को ढूंढती हूँ। ये बोलकर रागिनी ने पारुल और खबरी की ओर देखा। पारुल ने सहमति में सिर हिलाया और क्रूज के क्रू वाले हिस्से की ओर बढ़ गई। रागिनी ने भी अब गुल को आगे बढ़ने का इशारा किया। चारू चलते हुए भी बार बार अभी की और ही मुड़ कर देख रही थी। अभी को इस हालत में छोड़कर उसका दिल वहाँ से जाने का नहीं कर रहा था, लेकिन रागिनी के गुस्से में उसकी तिरपन कांप चुकी थी और रागिनी की पिस्टल का आग उगलना तो गुल की आंखों से देख चुकी थी। मैं सीढ़ियों से लुढ़कते हुए बेशक नीचे जा गिरा था, लेकिन उसकी पिस्टल के वार से अपन बेहोश नहीं हुए थे। लेकिन मैं नीचे गिरते ही अपने शरीर को निस्तेज छोड़ दिया था। नीचे किसी किस्म की कोई सरगोशी न पाकर उन लोगों के लौटते हुए कदमों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ चुकी थी। वे लोग शायद मेरी बेहोशी से आश्वस्त होकर ही वहाँ से विदा हुए थे, लेकिन उनके विदा होने से पहले ही मैंने किसी दरवाजे के बंद होने की आवाज़ सुनी थी। शायद उन सीढ़ियों की शुरू में ही कोई दरवाज़ा लगा हुआ था जिसे वे लोग बाहर से बंद करके गए थे। मैंने अब अपना बेहोशी का नाटक खत्म किया और उठकर खड़ा हो गया। शरीर में सीढ़ियों से गिरने की वजह से शरीर के कई हिस्सों में दर्द उठना शुरू हो चुका था, मगर मैं इस वक्त दर्द की परवाह करने की हालत में नहीं था। मुझे अब यहाँ से निकलने की सोचना था। जब ये लोग मुझे काबू में कर चुके थे तो ये लोग रागिनी और बाकी लोगों के पीछे भी जरूर गए होंगे। मैं अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि किसी से मेरे पांव उस अंधेरे में टकराए। टकराते ही मुझे पता लग गया था कि ये किसी इंसान का जिस्म था। मैंने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला। मैंने उसकी टॉर्च को जलाया और उस इंसान के ऊपर उस टॉर्च की रोशनी डाली। वहाँ एक महिला थी जो कि मुंह के बल बेहोश पड़ी थी। मैंने उसे एक पल के सावे हिस्से में पलटा। उसके पलटते ही मैं जड़वत से वहीं का वहीं बैठा रह गया। वो नमिता थी, रामनाथ आप्टे की बीवी और चारू की माताजी।